नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, यानी कि बार बार आयोग इनको पूछता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्ज़ाम हैं किसी भी स्टेट के, तो उन सभी में ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। साथ में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम सामने है, उसके लिहाज से मैं ये सारी सीरीज़ दे रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। इसलिए जो लोग भी आगे टीचिंग एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जाने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पोल पाथ के नाम से बना हुआ है। पोल पाथ के नाम से सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके लिए आपको अपलोडेड क्लासेस की प्लेलिस्ट लगी हुई है। उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे और आप अपना नोट्स बना करके सारे टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। और प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट भी लगी हुई है, जिनसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की आईआर की 4 क्लासेस जा चुकी हैं। तो यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एक सीरीज़ में चल रहे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने स्टार वार्स कार्यक्रम प्रस्तावित किया था? जिमी कार्टर हैं, रोनाल्ड रीगन हैं, बिल क्लिंटन हैं और जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं। तो ये किया गया था, ये जो रोनाल्ड रीगन हैं, इन्होंने 23 मार्च 1983 को इस प्रस्ताव को रखा था, इस कार्यक्रम को प्रस्तावित किया था और एक राष्ट्रव्यापी टेलीविज़न में संबोधित करते हुए ये कार्यक्रम की घोषणा की थी। तो स्टार वार्स किससे संबंधित है? ये अमेरिका से संबंधित है और रोनाल्ड रीगन, इन्होंने इसको जो है सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किस विचारक ने परमाणु नैतिकता के 5 मैक्सिम्स सूत्रों की अवधारणा दी है? मैक्सिम्स क्या है? वही है, ये इंग्लिश में बोलते हैं, सूत्र उसको हिंदी में बोलते हैं। तो 5 सूत्रों की अवधारणा किसने दी है? एम वॉल्जर, जी शुल्ट्ज, जोसेफ नाय या जी परकोविच? तो जो जोसेफ नाय हैं आपके, इन्होंने परमाणु नैतिकता से संबंधित 5 सूत्रों यानी कि 5 मैक्सिम्स की अवधारणा दी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किसने यह विचार दिया है कि परंपरागत सेना हारती है यदि वह नहीं जीतती है, गुरिल्ला जीतता है यदि वह हारता नहीं है? तो यहाँ पर हेनरी किसिंजर हैं, डोनाल्ड रम्सफील्ड हैं, विलियम कोहेन हैं और रॉबर्ट गेट्स हैं। तो ये बात किसने की है? ये कहने वाले हैं आपके हेनरी किसिंजर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर है और कह रहा है कि निम्नांकित विचारकों में से किसने साधारण सौदेबाजी और सामरिक सौदेबाजी में अंतर किया? तो यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं और RNR यंग ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो थॉमस सेलिंग थे, इन्होंने संघर्षों के सौदेबाजी की स्थितियों के रूप में औपचारिक रूप देने का इन्होंने प्रारंभिक प्रस्ताव दिया था। किसने दिया था? थॉमस सेलिंग ने। लेकिन यदि हम बात करें कि साधारण सौदेबाजी और सामरिक सौदेबाजी में अंतर किसने किया था, तो ये करने वाले थे आपके RNR यंग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी सूजन स्ट्रेंस के अनुसार प्राथमिक शक्ति संरचनाएं हैं? तो सूजन स्ट्रेंस के अनुसार प्राथमिक शक्ति संरचनाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान संरचना, वित्तीय संरचना, सुरक्षा संरचना, उत्पादन संरचना। यहाँ पर 4 दी गई हैं, तो कौन सी हैं? तो ये सभी हैं।
चारों ही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित विचारकों में से कौन यह दावा करता है कि राष्ट्रीय हित के लिए एक अभिभावी चिंता अपरिहार्य आवश्यकता का विषय है और इसका वर्गीकरण ना तो अच्छे या बुरे के रूप में है। माइकल डॉयल हैं आपके, जॉर्ज एफ कैनन हैं, क्रिश्चियन रेमिस्मट हैं और टेरी नॉर्डेन हैं। तो ऐसा करने वाले जॉर्ज एफ कैनन हैं। जॉर्ज एफ कैनन ऐसा दावा करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन विचारक धमकी का संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो यहाँ पर स्टीफन वॉल्ट्ज हैं, डेविड कैम्पबेल हैं, रॉबर्ट बीजे वॉकनर हैं, जस्टिस रोजेनबर्ग हैं। तो ये स्टीफन वॉल्ट्ज ये धमकी का संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, निम्नांकित विद्वानों में से किसने सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को यथास्थित के संरक्षक के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है वार्नर लेवी, कार्ल लेवेंस्टीन, वॉल्टर लिपमैन, लिनेंड एम गुडरिच। तो आपका वॉल्टर लिपमैन यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने ही सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को यथास्थित संरक्षक के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 2 सूचियाँ हैं और आपको इसका मिलान करना है। ठीक है, तो चलते हैं, देख लेते हैं कूट भी और नीचे की सूचियाँ भी। पहला है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन संधि, दूसरा है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन संधि फर्स्ट, फिर सी है इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स संधि, डी कह रहा है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन संधि। तो जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन संधि है ये 1968 में आती है। तो यहाँ पर आप सेकेंड, इसको हमने कल के जो क्लास थी उसमें ही बताया था। ये कब आती है? 68 में आती है, तो हमने सेकेंड कर दिया। ठीक है, फिर जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन संधि फर्स्ट है ये 1972 में आती है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर थर्ड कर दिया। ठीक है, आगे क्या है, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स संधि, ये 1987 में आती है, तो यहाँ पर हमने इसको फोर्थ किया। और जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन संधि है ये आती 2002 में, तो हमने यहाँ पर इसको फर्स्ट कर दिया। तो हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर देखिए राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि निम्नांकित विचारों में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पोप कहा जाता है? तो यहाँ पर हैं हैंस जे मर्गेनथाउ एंड E.H. कार, फ्रांसिस फुकुयामा, सैमुअल पी हंटिंगटन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सबसे जाने माने विचारक कौन से हैं? तो हैंस जे मर्गेनथाउ हैं और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पोप कहा जाता है। और इनकी फेमस पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स एमंग नेशन, जो कब आती है? 1948 में आती है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन यानी कि राष्ट्रों के बीच राजनीति। और अगर हम बात करें ये कौन सी सदी के विचारक हैं, तो ये 20वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्याय में जो अग्रणी विद्वान हैं उनमें गिने जाते हैं। तो आप इनको 20वीं सदी के विचारक बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। इनकी पुस्तक जो बताई वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन से विचारक का विश्लेषण शीत युद्ध से निकटता से जुड़ा था तथा यह मानता है कि द्विध्रुवीयता अधिक स्थिर होती और बहुध्रुवीयता की तुलना में शांति और सुरक्षा की बेहतर गारंटी प्रदान करती है? केनेथ वॉल्ट्ज, जोसेफ नाय, पॉप कुर्गमेन या कैरोलिन मर्चेंट। 4 नाम आपके सामने हैं, इनमें से किसने ऐसा कहा? तो ये जो ऑप्शन ए है यानी कि केनेथ वॉल्ट्ज, ये नव यथार्थवाद अथवा संरचनात्मक यथार्थवाद के मूल संस्थापक हैं उनमें से एक माने जाते हैं। बाद में ये रक्षात्मक नव यथार्थवाद के साथ जुड़ गए। और वॉल्ट्ज, जो केनेथ वॉल्ट्ज थे, इनका मानना है कि
द्विध्रुवीयता अधिक स्थिर होती है और बहुध्रुवीयता की तुलना में शांति और सुरक्षा की बेहतर गारंटी प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए इस प्रकार आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। निम्नांकित में से कौन से अध्येता निर्णय निर्माण उपागम में व्यक्तित्व कारक के अध्ययन से संबंधित है। जो निर्णय निर्माण उपागम है इसमें व्यक्तित्व कारक के अध्ययन से कौन कौन संबंधित हैं। यहाँ पर एलेक्जेंडर एल जॉर्ज हैं, लेस्टर मिलबर्थ हैं, मार्गरेट हरमान हैं। तो ये सभी संबंधित हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। 1, 2 और 3 यानी कि तीनों ही सही हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में खेल सिद्धांत की आलोचना की है। ऑप्शन में नाम है आपके सामने मार्टिन सुबक, ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न, जेम्स एन रोजेनाउ एंड थॉमस सिलिंग। 4 नाम आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर थॉमस सिलिंग। अभी अभी हमने थॉमस सिलिंग की बात की थी, वही थॉमस सिलिंग यहाँ पर आए हैं। इन्होंने संघर्षों की सौदेबाजी में इन्होंने प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया था। तो वही बात यहाँ पे है, स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थॉमस सिलिंग से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें आप रिलेट करते रहिए। एक क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंस करके कुछ और पूछा जा रहा है। तो सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए चलिए। थॉमस सिलिंग जो है ये इनसे संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा उपागम परंपरागत खेल सिद्धांत का विस्तार है। निर्णय निर्माण, सौदेबाजी, संचार, विकास। परंपरागत खेल सिद्धांत जो है उसका विस्तार कौन सा है। तो उसका विस्तार सौदेबाजी है। जैसे कि हम लगातार संघर्षों की सौदेबाजी और इन सब की बातें करते चले आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर भी जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जो परंपरागत खेल सिद्धांत का विस्तार है वो क्या है, सौदेबाजी है। देखो, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र हैं उसमें खेल सिद्धांत का प्रयोग करने का श्रेय अगर हम बात करें, प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, तो मार्टिन कॉपलान, विलियम राइकर, थॉमस सिलिंग को दिया जाता है। खेल में सदैव भुगतान करना होता है। जो थॉमस सिलिंग हैं इन्होंने मिश्रित अवप्रेरणा के खेल में सौदेबाजी खेल की संज्ञा दी है। तो आप ये जो परंपरागत खेल सिद्धांत का विस्तार है वो सौदेबाजी पे जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें थॉमस सिलिंग और मार्टिन कॉपलान, विलियम राइकर ये सभी इस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं और J.F. नैश भी जुड़े हैं, रोजर फिशर भी जुड़े हैं। तो इन सभी का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नांकित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री उपागम से संबंधित है। तो नाम है यहाँ पर आरन यंग हैं, डेविड मित्रेनी हैं, जेम्स एन रोजेनाउ हैं और आर्थर ली बर्न्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी राइट हो जाएगा कि प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री उपागम से कौन संबंधित है। तो डेविड मित्रेनी संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कथन है, कारण है। देखते हैं क्या कह रहा है कि अलेक्जेंडर वेंट का यह मानना है कि राज्य की पहचान उसके हितों को बताती है और कारण है वह राज्य की सामाजिक और समष्टिगत यानी कारपोरेट पहचान के बीच अंतर करता है। अब यहाँ पर ऑप्शन है ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कह रहा है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, निर्भरता सिद्धांतकारों ने यह तर्क दिया है कि केंद्र यानी कि जो कोर यानी कि जैसे ये राज्य हो गया, इसके बाद अर्धपरिध हो गए, ये
और ये परिध हो गएंगे, इसके दो सर्कल बनते हैं। तो कोर ये होता है, जो बीच में होता है ये कोर होता है। कोर और परिधीय समाजों में, अविभावी समाजों में प्रमुख वर्ग के हितों के बीच शोषण गठबंधनों ने औद्योगिकरण से उत्तरवर्ती को रोका। सेकंड कह रहा है, उनका मानना था कि परिधीय औद्योगिक विकास के लिए पूंजीवादी विश्व व्यवस्था से अलगाव महत्वपूर्ण था। तो ये दोनों कथनों में कौन सा जो है आपका सही है? यहाँ पर कूट नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ये दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा दोनों सत्य हैं। दोनों आंसर आपका होगा दोनों सही, दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की अवधारणा के आयाम हैं? पहला है अत्याचार का विरोध, राष्ट्रों को अपने हितों को समायोजित करने के तरीकों और साधनों पर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा है राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की अवधारणा के आयाम हैं ये तीनों ही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सूची दी गई है, कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर का चयन करना है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। यथार्थवाद का प्रकार और इधर दिए हैं विचारक। तो परंपरागत यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद, नव परंपरागत यथार्थवाद और तार्किक विकल्प यथार्थवाद, 4 प्रकार के यहाँ यथार्थवाद यानी कि प्रकार दिए गए हैं और इनको आपको सही सुमेलित करना है। तो यदि हम परंपरागत यथार्थवाद की बात करें तो ये किससे, ये हो जाएंगे थ्यूसिडाइज, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट ही हो जाएगा। संरचनात्मक यथार्थवाद की बात करें तो जॉन मनसाइमर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम नव परंपरागत यथार्थवाद की बात करें तो फरीद जकारिया हो जाएगा। और यदि हम बात करें तार्किक विकल्प यथार्थवाद की तो यहाँ पर हो जाएंगे जोसेफ एम ग्रीको। ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है आपका। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित विद्वानों में से किसने उप व्यवस्था के लिए आंशिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शब्दावली को प्रधानता दी है? स्टैनले हॉफमैन है, मार्टिन कापलान है, चार्ल्स मैक्क्लेलैंड है और जॉर्ज लिस्का है। किसने दिया है? तो ये देने वाले हैं स्टैनले हॉफमैन ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर है और कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रतिमान चीन सहित कुछ एशियाई देशों में वर्तमान निश्चित विनिमय दर और निर्यात नेतृत्व विकास प्रतिमान के रूप में जाना जाता है? तो कौन से हैं? ब्रेटन वुड्स फर्स्ट है, ब्रेटन वुड्स सेकेंड, ब्रेटन वुड्स थर्ड, ब्रेटन वुड्स फोर्थ। तो ये आपका है ब्रेटन वुड्स सेकेंड। तो इसमें कौन सा प्रतिमान चीन सहित कुछ एशियाई देशों के वर्तमान निश्चित विनिमय दर और निर्यात नेतृत्व विकास प्रतिमान के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सेकेंड, एशियाई देशों से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि कथन है पुराने उत्तर दक्षिण विभाजन को समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। कारण है वैश्विक दक्षिण दुनिया के बाजारों के साथ देशों और क्षेत्रों के एकीकरण के आधार पर अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और यहाँ पर ऑप्शन जो है सी आपका राइट है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। कोट नहीं दिए गए हैं, हाँ दिए गए हैं, कोट ये आपके हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शन सी। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ये दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के लिए ब्यूनस आयर्स की कार्य योजना यानी कि बापा +40 निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ये किससे बापा +40 किससे संबंधित है? ये है दक्षिण दक्षिण सहयोग से संबंधित है। विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए ब्यूनस आयर्स में ही हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 40 साल पूरे होने पर इस सम्मेलन को ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन 40 यानी कि बापा 40 का नाम दिया गया है। यह दक्षिण दक्षिण सहयोग से संबंधित है। सम्मेलन में होने वाली चर्चा के मुख्य मुद्दा टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडे के लक्ष्यों को पाने में दक्षिण दक्षिण सहयोग की भूमिका पर होगा। और इस सम्मेलन की खास बात बताएं तो टिकाऊ विकास के 17 लक्ष्य निश्चित किए गए हैं जो कि वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और पृथ्वी पर जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाने की कार्य योजना है। तो कितने हैं? इसमें 17 लक्ष्य ऐसे निर्धारित किए गए हैं जो कि लोगों के जीवन स्तर और पृथ्वी पर शांति और खुशहाल बनाए रखने के लिए वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखेंगे। आंसर आपको यहाँ पर दिया मैंने, हाँ सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर सूची है, कूटों का प्रयोग करना है, आपको सही आंसर को चूज करना है। तो देख लेते हैं। पहला है पर्यावरण पर मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पहल, और यहाँ पर सेकेंड सूची है आपकी वर्ष की। तो अंटार्कटिक संधि, ऑप्शन ए जो आपका है अंटार्कटिक संधि, ये कब होती है? ये 1959 में होती है। तो सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा आंसर। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये कब होता है? तो ये होता है 1972 को होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर कर देंगे। फिर ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट, ये कब आती है? तो ये 1987 में आती है। थर्ड कर देंगे हम यहाँ पर, थर्ड का थर्ड ही रहेगा। और क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही फेमस है, ये कब आता है? क्योटो प्रोटोकॉल आपका आता है 1997 में। तो ये दोनों ही सही हैं। तो सेकेंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया। तो आतंक के विरुद्ध में विश्वव्यापी युद्ध के भाग के रूप में संयुक्त राज्य के अमेरिका द्वारा जो एक ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है, या फिर ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है, या ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम है। 4 प्रकार के ऑपरेशन दिए हैं, ये सभी रियल हैं, लेकिन इस घटना से संबंधित कौन है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम है, यही जो है किससे संबंधित है? आतंक के विश्वव्यापी युद्ध के भाग के रूप में ये चलाया गया था अमेरिका के द्वारा। जब ये सितंबर 2001 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा ये घोषित किया गया था, जब इस पर हमला हुआ था। जब 11 सितंबर को अमेरिका पर हमला हुआ था, तो ये आतंकवादी हमले के पश्चात अमेरिका ने क्या किया था कि नाटो के साथ मिलकर प्रतिक्रिया स्वरूप 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के विरुद्ध हवाई आक्रमण किया था। और ताबड़तोड़ हमलों के सामने अफगानिस्तान से तालिबान का शासन उखाड़ दिया था। किंतु तालिबान और अलकायदा पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं हुए। इसी मिशन को ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया है। तो जो अफगानिस्तान में हमला किया गया था तालिबान और अलकायदा को उखाड़ फेंकने के लिए, काफ़ी हद तक सक्सेस इनको मिली, लेकिन जड़ से नहीं उखाड़ पाए। इसी को ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से किन कारणों पर मानवीय हस्तक्षेप उचित है? क्षेत्रीय स्थिरता, नैतिक बहुलवाद, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, वैश्विक पारस्परिक निर्भरता। ऑप्शन आपके सामने बहुत हैं।
किन कारणों पर मानवीय हस्तक्षेप उचित है, ये देखना है आपको। 4 आपके जो है ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे कुछ कूट भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, क्षेत्रीय स्थिरता और लोकतंत्र को बढ़ावा देना और वैश्विक पारस्परिक निर्भरता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। जब मानवीय आधार पर हस्तक्षेप कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो ऐसी स्थिति का होना जिसके अंतर्गत किसी राज्य में मानवाधिकार के घोर उल्लंघन को रोकने, समाप्त करने हेतु कुछ कदम उठाए जाएं, कुछ स्टेप लिए जाएं। तो उसमें क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु और वैश्विक पारस्परिक निर्भरता इत्यादि कारणों के आधार पर मानवीय हस्तक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने उचित माना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों ही राइट हैं। आगे देखेंगे 27 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मेडेलिन के अल्ब्राइट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका है क्या है? प्रथम, अंतिम और एकमात्र महाशक्ति, सौम्य प्राधान्य, अपरिहार्य राष्ट्र या एकमात्र फौजदार। मेडेलिन अल्ब्राइट के अनुसार आपको बताना है। वैसे तो अलग अलग विचारकों के इस पर अलग अलग मत हैं। तो यहाँ पर है अपरिहार्य राष्ट्र, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अपरिहार्य राष्ट्र माना है इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि बाल्टिक क्षेत्र में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक क्षेत्र में ट्रिस्ट तक महाद्वीप में एक फौलादी दीवार खड़ी कर दी गई है। यह कथन किसका है? डेविड ट्रूमैन है, जॉन फोस्टर डलेस हैं, विंस्टन चर्चिल हैं या बर्नार्ड एम बरूच हैं। तो विंस्टन चर्चिल ये जो है सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था कि 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर वेस्टमिनिस्टर कॉलेज में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के भाषण में शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें चर्चिल ने साम्यवाद के खतरे संबंधी विचारधारा का सारा जो है एक प्रकार से उसका सार प्रस्तुत किया था। तो वहीं से जो है शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है और उसी भाषण में ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट देखेंगे 29, निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध संकट से नहीं है? बर्लिन संकट, क्यूबा संकट, भारत चीन युद्ध और एबल आर्चर अभ्यास 1983। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बर्लिन संकट ये भी था, क्यूबा संकट ये भी था और एबल आर्चर अभ्यास ये भी था। सिर्फ ये नहीं था जो शीत युद्ध से संबंधित था। शीत युद्ध संकट से ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं था तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से कारक शीत युद्ध के अंत में जुड़े हैं? कौन कौन से जुड़े हैं देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है और कोड भी दिए गए हैं। सोवियत शैली के साम्यवाद की संरचनात्मक कमजोरी, गोर्बाचेव की सुधार प्रक्रिया का प्रभाव, अमेरिकी नीति और द्वितीय शीत युद्ध, आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण। अब यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनने हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आंसर आपका डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आज पर हमने जो है 30 क्वेश्चन डिस्कस कीजिए। ये सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन इसमें कमतर आंकने की ज़रूरत नहीं है। सभी क्वेश्चन पे बराबर ध्यान रखना है और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। ये सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सीरीज काफ़ी लंबी है, तो इसके लिए सभी वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो से अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने के लिए आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी।
और ये सीरीज़ यकीन मानिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी मैं सीरीज़ देती हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होती है यदि उसको सीरियसली बच्चे लेते हैं, यानी कि उसको सीरियस होकर के बच्चों ने उस पर अगर ध्यान दिया, कंसंट्रेट किया और सारे क्वेश्चन को और उसके आंसर को ध्यान से देखा और उन्हें मेमोराइज किया है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इन क्वेश्चंस को कितना सीरियस लेते हैं और कितने अच्छे से इनको मेमोराइज करते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी मेरी कोशिश ये है कि आप तक मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाऊं, तो वो मैं दे रही हूं। और वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल है तो लाइक और शेयर करना बनता है, तो वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में यदि पहली बार फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर पहले भी विजिट कर चुके हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।